सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। सभी को मेरा नमस्कार है ना जी। आइए, स्वागत है आपका सबका जी। राधे राधे जी। शुरुआत करते हैं आपके अपने इस क्लास की। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसमें व्याकरण में जो है कारक पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग कारक पढ़ रहे थे ना। कारक का एक छोटा सा परिचय आपका हो गया था और हम कर्ता कारक को पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत अजय जी, है ना जी। कर्ता कारक में जो आपका अगला, ध्यान दीजिएगा, सूत्र था। एक सूत्र आपने पढ़ा था, कौन सा? स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र होता है किसी कार्य को करने में, वह कर्ता कारक होता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र जो मैंने आपको लिखवाया था, हमें पता है कि आपने पढ़ा होगा, उसको गुना होगा, समझा होगा। मैं पुनः लिख देता हूं अगला सूत्र। मैंने कहा था इसको पढ़ लीजिएगा। प्रातिपदिकार्थ, बोलते रहिएगा आप लोग भी, सुनाई दे रहा है मुझे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है जी। वचन मात्रे प्रथमा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यहां पर मेरे प्रिय छात्र एक चीज ध्यान देना। नहीं, बुला के नहीं लाना है, क्योंकि ये जो आपकी क्लास है ना जी। चलो जी, बताओ। परिमाण या वचन मात्रे, इसका क्या होता है जी? प्रथमा होता है। पहले तो ये सूत्र दो चार बार आप सारे छात्र बोल लेंगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई, वंदन है, अभिनंदन है ना। सारे छात्र जो है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है प्रातिपदिकार्थ। ध्यान देना, मैंने कहा सूत्र को एक दो बार जब आप बोल लेते हो जी, नमस्कार जी, नमस्ते जी, है ना जी। एक दो बार जब आप सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, जब एक दो बार आप सूत्र को बोल लेते हैं, तो मेरे प्रिय छात्र, वहां पे होता क्या है, आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कुछ न कुछ धीरे धीरे अर्थ वो देने लगता है। जैसे दो तीन बार अगर आप क्या बोलोगे जी कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आंखें बंद करो, आंख बंद करके बोलो। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब, आओ देखते हैं। मैंने बताया था शुरुआत में इसमें दो तीन चीजें शामिल हैं। एक तो आपका है क्या, एक इसी में आता है प्रातिपदिकार्थ, एक होता है लिंग, एक होता है परिमाण, एक होता है आपका वचन मात्रे प्रथमा। पूरा पूरा इसका अर्थ हो गया कि प्रातिपदिकार्थ, मात्रे मतलब मात्र में क्या होती है? प्रथमा। लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। और वचन मात्र में कौन सी विभक्ति? तो कहते हो प्रथमा। कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, मात्र में प्रथमा। बात को समझो। कहने इसका तात्पर्य है, पहला लिख पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। पहले तो आपको या तो सूत्र दे देगा, मैंने बताया था, और प्रैक्टिस सेट कराता हूं, वहां पे मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन देता भी हूं। ठीक है जी, नमस्कार जी। वहां पर आप देखते होंगे कि जब कभी भी, प्रिय छात्रों, जब कभी आपको उदाहरण दे देगा उसका कि किस सूत्र, कौन सा सूत्र लगा है इस उदाहरण में ना, या आपको सूत्र दे देगा कि इस सूत्र का उदाहरण क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना जी। ऐसे ही इसमें भी पूछेगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्या बताओगे? प्रथमा। पूछेगा लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा। पूछेगा परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है,
तब कहोगे प्रथमा। पूछेगा वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तब कहोगे प्रथमा। आपके पास यहां पर 1 2 3 4 चीजें हैं। प्रातिपदिकार्थ है, या मैं प्रातिपदिक जिसको बोलते हो आप, लिंग है, परिमाण है और वचन है। इन सब में कौन सी विभक्ति लगती है? इन तो बोलोगे तो प्रथमा लगती है। अच्छा, नींद में है ना जी, समझ गए बात को। अच्छा, एक चीज और, अब पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, है ना, इधर पहला प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक क्या होता है ये जान लो। दूसरा है लिंग, तीसरा है आपका परिमाण, चौथा है आपका वचन। ठीक, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन। प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो कहते हैं प्रथमा होती है, हैं? इन सब में कौन सी विभक्ति होती है मेरे छात्रों? तो कहोगे इन सब में, ऐसे लगा लो, सब में कौन सी विभक्ति होती? कहोगे प्रथमा। एक चीज ये, दूसरी चीज, सबका अपना अपना क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान देना। और एक चीज बता दूं पढ़ते पढ़ते कि मेरे प्रिय छात्रों, जब भी आप जो है, कभी भी अगर सूत्रों में एक चीज आप देखोगे, पूछो क्या, जो सूत्र हैं जो व्याकरण में लिखे गए हैं, कभी अक्सर 90%, 95%, 98 तक कर सकते हैं, जो यहाँ पे उदाहरण बताया जाएगा, अगर क्वेश्चन बनता है तो उन्हीं उदाहरणों से बनता है। ठीक है, ध्यान देना। कहने का मतलब ये है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये आप पढ़ रहे हो, इसमें जब आपसे कोई उदाहरण पूछेगा, क्योंकि अभी मैं जब एक दो उदाहरण दूंगा तो कहेंगे सर माना कोई और उदाहरण आ गया तो कैसे समझेंगे, कहीं से कोनो और आ जाएगा, है ना जी। एकदम कुछ क्या मैंने बताया 95% उदाहरण ऐसे हैं जो आपको यहाँ दिए जाएंगे कारक में। तो जिन सूत्रों का जो उदाहरण दिया गया है, अगर एग्जाम में भी पूछता है तो उदाहरण वही वाला पूछता है। ठीक है जी, उससे अलग उदाहरण आपसे नहीं पूछता है, ये जानते रहिएगा जी। नमस्कार जी, समझे ना जी। आओ देखते हैं। जैसे प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या होगा? प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है थोड़ा जान लो, फिर काम करो। प्रातिपदिक से तात्पर्य होता है नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकः, जो एक नियत अर्थ रखता है, जो एक निश्चित अर्थ रखता है, वह प्रातिपदिक होता है। संस्कृत में प्रातिपदिक की परिभाषा है नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकः। ये आपको याद नहीं करनी है, बस आपको प्रातिपदिक समझ लेना है। कहने का मतलब जो निश्चित एक नियत अर्थ रखते हो वो क्या है ना जी, वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह प्रातिपदिक कहलाते हैं। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या तो नहीं बंधु? क्यों जी, आगे चले, आगे बढ़ें। जैसे इनके उदाहरण हैं उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्री ज्ञानम। ठीक है जी, ज्ञानम। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम किसका उदाहरण है? और एग्जाम में भी आएगा तो इससे ज़्यादा यही पूछेगा, तो यही उदाहरण पूछेगा आपसे, है जी। पूछेगा तो यही एग्जाम्पल पूछेगा, इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा जी, बिल्कुल। ये सब क्या है? वही अव्यय टाइप से हैं जो प्रातिपदिक होते हैं। वो नियतो, जो नियत अर्थ को धारण किए होते हैं, वो क्या है? प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ, अब कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहले और जान, लिंग मात्र। लिंग कितने होते हैं संस्कृत भाषा में? संस्कृत व्याकरण में लिंग कितने होते हैं? तो कहते हैं लिंग आपके होते हैं कितने? कितने? बोलो बोलो बोलो। तो आपके लिंग होते हैं 3, पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ना। तो जो लिंग मात्र का उदाहरण है, किसका लिंग मात्र का उदाहरण है, वो कौन सा है, लिंग मात्र का उदाहरण जो है वो है तटः, है तटः, तटी, तटम। तटः पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है और ये है नपुंसकलिंग में। ठीक है जी। कहेंगे सर उदाहरण जो यहाँ दिया जा रहा, खासकर इस सूत्र में तो 100% वही मान लो, इस सूत्र के जो उदाहरण है यही पूछेगा एग्जाम में, तो यही पूछेगा, इसके अलावा आपसे नहीं पूछने वाला है एग्जाम्पल। ठीक है ना जी। तटः, तटी, तटम। बोलो बोलो, लिंग मात्र का उदाहरण क्या होगा, तटः, तटी, तटम। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या होगा, उच्चै, निच्चै, कृष्णा, श्री, ज्ञानम। समझे कि नहीं समझे, आगे चलें, आगे बढ़ें। हाँ, फिर आता है परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है जी, मापतोल। परिमाण का मतलब क्या होता है, मापतोल। आप जानते हैं किसी का परिमाण, मापतोल, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, इस टाइप का आप समझ सकते हैं इसको, है कि नहीं। समझे बंधु, यहां लिख लो प्रथमा। इन सब में कौन सी विभक्ति होती है जी, प्रथमा होती है। ठीक है। हाँ, तो इधर क्या हो गया आपका, तटः, तटी, तटम, ये लिंग मात्र का उदाहरण। परिमाण मात्र का उदाहरण देख लो। परिमाण मतलब मापजोक मैंने बताया, और इसका एक उदाहरण जो है वो एकदम प्रसिद्ध है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो इन चारों में भी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, द्रोणो व्रीहि। ठीक है जी, द्रोणो व्रीहि, ये द्रोणो व्रीहि, क्या जी, द्रोणो व्रीहि। इसका मतलब समझ लो कि द्रोण मतलब होता है एक विशेष प्रकार के पात्र से तात्पर्य है। द्रोण क्या है, एक विशेष प्रकार का पात्र है। आप गांव में हैं, जब आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप गांव में एक चीज़ देखते होंगे, जब हमारे यहाँ अनाज हो जाता है, खूब सारा अनाज हो जाता है, जब उसका बंटवारा होता है, उसका जब बंटवारा करते हैं, उसको बांटते हैं, तो एक विशेष, अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा अनाज है तो उसको तराजू से तौल तौल के करें, टाइम लगता है। और पहले की व्यवस्था है, माना अभी आपका ये तराजू या जो भी आ गया हो, पहले की व्यवस्था क्या थी, पहले एक विशेष प्रकार का पात्र हुआ करता था, उसी में जो है अनाज भर के एक इधर गिराते, एक इधर गिराते, ऐसे बंटवारा होता था कि नहीं होता था, है ना जी। तो उस पात्र को हम कहीं कहीं हर जगह के लोक भाषा में अलग अलग तरीकों से पुकारा जाता है, बोला जाता है। कोई उसको कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहीं, और कहीं पर उसको दौरी बोला जाता है। क्या, दौरी बोला जाता है, दौरी, है ना जी। और उसी को संस्कृत में द्रोण कहा जाता है, उसी पात्र को संस्कृत में द्रोण कहा जाता है। और व्रीहि ही मतलब होता है धान। व्रीहि मतलब क्या होता है, धान। तो कहते हैं, हाँ, बाल्टी से किसी भी चीज़ से, वो अपना अपना पात्र होता है ना, ये कुश वगैरह से बना कोई एक पात्र होता था, द्रोण। ठीक है जी। तो या बांस का बना होता था, बांस का, वो भी द्रोण होता था। ठीक है जी। इत्यादि अनेक तरह के पात्र हैं। तो कुल मिला के इसका अर्थ होता है एक द्रोण धान। ये उसकी धान की मात्रा बताई जा रही है, धान का परिमाण बताया जा रहा है, एक द्रोण धान। अब ऐसा नहीं कहा गया, अब हो सकता है कि इस समय का उदाहरण होता तो आपसे कहा जाता कि एक प्लेट, हाफ प्लेट चाउमीन है, फुल प्लेट चाउमीन, है ना जी। ये भी एक मात्रा ही तो है, कह सकते हैं एक परिमाण ही तो है ना जी। लेकिन जिस समय का ये उदाहरण है, उस समय पर व्रीहि धान हुआ करता था, फुल प्लेट हाफ प्लेट नहीं हुआ करता था। द्रोणो व्रीहि, समझे कि नहीं समझे, एक द्रोण धान, है ना जी। हाँ, तसला भी कह सकते हैं, बिल्कुल है, क्या तरह अपने अपने हैं सब, हैं जहाँ जिस तरीके से बंटवारा होता हो। हम केवल उस बंटवारे की बात नहीं करें कि बंटवारा किससे होता है, हम केवल उसकी बात, मैं तो एक आपको समझाने के लिए बता रहा था। बाकी कहीं हो सकता है एक द्रोण धान रखा हुआ, उसको बताया भाई वहाँ पर एक द्रोण धान है। तो इस व्रीहि मतलब धान का परिमाण बताया जा रहा है यहाँ पे। अस्तु, आई बात गई समझ में, समझे। फिर कहते हैं वचन, हाउ मेनी वचन,
संस्कृत में कितने वचन? संस्कृत में कितने वचन? जल्दी बोलो, अरे कुछ तो बोलो। हाउ मेनी वचन संस्कृत में? तो कहेंगे सर संस्कृत में कितने? अभी 7 मत बता देना, नहीं तो इसमें बहुत सारे 7 वचन वाले होंगे। अभी अभी नया नया तरोताजा भाव निकलता, कहेंगे नहीं 7 वचन। 7 वचन के चक्कर में मत पड़ना जब तक आपके 3 वचन अच्छे ना हो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, समझे ना जी? तो इसका उदाहरण होता है एकः, द्वौ, एकः, द्वौ, बहवः, बहुत सारे। एक का मतलब एक, दो मतलब दो, बहवा मतलब बहुत सारे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बिल्कुल, क्या बात है, अच्छी बात है, सब तीनों वचन जानते हैं, 7 नहीं जानते, नहीं तो गड़बड़ हो जाता मामला, है ना जी? तो एकः, द्वौ, बहवः, ये क्या किसके उदाहरण है? ये है आपके किसके उदाहरण? तो वचन मात्र के यह उदाहरण हुआ करता है। ठीक है बंधु, आई बात आई समझ में? इसमें कोई डाउट हो, कोई हो तो फटाफट पूछो। ये जो आपका ये सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, है ना जी? ये जो आपका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अस्तु, तो ध्यान देना है जी इसके बारे में। क्या है जी? ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, हाँ बहुवचन मात्र पर कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, जितने छात्र जुड़े हुए हैं इस, क्योंकि इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो और क्या क्या इसमें पूछेगा मैंने बता दिया है, फिर से बता देता हूँ। बहुत होगा, पूछेगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति प्रथमा, लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति प्रथमा, परिमाण मात्र की आधिक्यता में कौन सी विभक्ति होती है, फिर भी कहोगे प्रथमा, वचन मात्र की आधिक्यता में कौन सी विभक्ति होती है, तब भी कहोगे प्रथमा होती है। साथ में वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद हो जाना है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। हमें पता है कि पढ़ोगे थोड़ी ना, हमको पता है कि पढ़ोगे नहीं बंधु। आओ, चलते हैं अगला सूत्र लेते हैं। अगला सूत्र है कौन सा कौन सा कौन सा? तो कहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, संबोधने चा। कल मैंने क्विज भी कराई थी, ध्यान देना। संबोधने चा क्या है जी? ये संबोधने चा, संबोधने चा का कहता है आपसे, बोलो। संबोधने चा क्या कहता है? संबोधने चा कहता है कि मेरे प्रिय छात्रों, संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है? संबोधने चा, ये आपका सूत्र है कौन सा? संबोधने चा, जो आपसे कहता है क्या? कहता है कि चा मतलब और, संबोधन मतलब संबोधन में होती है क्या? तो कहोगे मेरे प्रिय छात्रों प्रथमा। संबोधन में भी चा मतलब और संबोधन में भी क्या? संबोधन मतलब संबोधन में होती है क्या? प्रथमा। समझे ना जी? याद रखना, संबोधन में कौन सी विभक्ति? हे राम, व्हाट इज हे राम है? संबोधन में कौन सी विभक्ति? तो कहोगे प्रथमा होती है, जैसे हे राम। बिल्कुल हे राम, एकदम सही कह रही हैं, हे राम। अत्र आगच्छ, तत्र गच्छतु, वहाँ जाइए, हे राम वहाँ जाओ। यहाँ जो ये हे राम है, ये क्या है? ये है संबोधन का उदाहरण है। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी कॉपी में छाप लेना, बोले तो लिख लेना कि संबोधन में क्या होती है। ये पूछता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, या संबोधन में कौन सी विभक्ति? संबोधन में
प्रथमा होती है। क्या होती है जी? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा होती है। ठीक है, संबोधन में कौन सी विभक्ति? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है जी, हाँ यही बोले ये राम, सही बोले है? चलो जी, बाकी जो है क्या है जी, हाँ इसको लगा देना, बाकी कोई दिक्कत, यहाँ भी लगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी संबोधन ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संबोधन में प्रथमा होती है, इस सूत्र के अंदर सबसे ज्यादा यही जानना है। ठीक है जी, किस सूत्र से होती है? तो संबोधने चा। संबोधन में प्रथमा किस सूत्र से होती है? तो कहोगे संबोधने चा सूत्रानुसारेण। क्वेश्चन बनेगा कि संबोधन में प्रथमा किस सूत्र से होती है, तब कहोगे क्या क्या क्या, तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, तब कहोगे संबोधने चा सूत्रानुसारेण। कोई दिक्कत? कोई समस्या? बोलो बोलो। एक होता है उक्ते कर्मणि प्रथमा। ठीक है जी, क्या होता है जी? उक्ते कर्मणि प्रथमा होती है। देखिए जी, कितने लोग देख रहे हैं बताओ, एडमिशन इतना सारा है, सब देखते बाद में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो उक्ते कर्मण कर्तरि प्रथमा। उक्ते कर्मणि कर्तरि प्रथमा। उक्ते कर्तरि प्रथमा। ठीक है, उक्ते कर्तरि प्रथमा मतलब समझे? नास्ति। उक्ते कर्तरि प्रथमा, पहले एक दो बार बोल लो, क्या लिखा हुआ है? उक्ते कर्तरि प्रथमा। बोलो बोलो बोलो, उक्ते कर्तरि प्रथमा। एक बार और बोलो, उक्ते कर्तरि प्रथमा। उक्ते मतलब उक्त, कर्तरि मतलब कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। ले कर लो बात, इतनी देर से हम कहा समझा रहे हैं कि भाई कहें अब ये भी बताना आवश्यक था क्या कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है ना जी? उक्त कर्ता में कहें सर स्टेट का बेस्ट कैरियर बिल पर 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। भाई कर लूँ सर? अजय कुमार जी कांटेक्ट कीजिएगा तब बताऊंगा। ठीक है जी, आप कांटेक्ट कीजिएगा तब बताऊंगा आपको। हाँ बताऊंगा आपको जी। ठीक है, उक्ते कर्तरि प्रथमा। और एक चीज मेरे प्रिय छात्रों, जिनको पढ़नी हो मैथ इंडिविजुअल है, जिनको मैथ पढ़नी हो, मैं छोटी सी सूचना दे दूं, वो भी संपर्क करेंगे। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो हम आपको पेड क्लास में, किसमें? पेड क्लास में आपको हम मैथ दिलवाएंगे। ठीक है जी, अगर कोई छात्र पढ़ना चाह रहा हो मैथ पेड क्लास में। बाकी हिंदी हम हिंदी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उस पर भी विचार चल रहा है। ठीक है जी, लेकिन मैथ अगर आपको पढ़नी हो इंडिविजुअल तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना। वही आपका अपना नंबर 7589, हाँ जी 7985, 7985 है इस पे, 7985789062 पर। ठीक है, मैथ पढ़ना हो तब भी। ठीक है, बाकी देखते हैं, चलते हैं। अगला क्या है? अब उक्ते मतलब जो उक्त कर्ता होता है, एग्जाम में पूछता है उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, हैं? उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है ये पूछता है डायरेक्ट कि भाई उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। आपके एग्जाम में ये पूछता है कि उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कहते हैं उक्त कर्ता में बता देना प्रथमा होती है। कौन सी होती है जी?
उक्त कर्ता में, तो आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। याद रखना उक्त कर्ता में कौन सी, और एक आता है उक्त कर्ता, कर्ता दो, एक होता है उक्त कर्ता और एक होता है अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है और उक्त कर्ता में प्रथमा होती है। उक्त कर्ता में प्रथमा होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। कहेंगे सर उक्त क्या होता है, अनुक्त क्या होता है? आपने कर्तृवाच्य और भाववाच्य कर्मवाच्य पढ़ा है? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आपने पढ़ा है ना? तो सुन लो, जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है वो प्रथमा में होता है, वही, या यूं कह लो छोटा सा अपनी जानकारी के लिए, हाँ यही बना देते हैं भैया जब हमारे पास टूल्स है ना जी, तो समझ लो। क्या समझना है जी? समझना ये है कि हाँ, उक्त कर्ता क्या है? कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होता है। किसका जी? कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा, कर्तृवाच्य में जो होगा वह उक्त कर्ता होगा। जो कर्मवाच्य का कर्ता होगा या भाववाच्य का कर्ता होगा वो अनुक्त होगा, वह अनुक्त होगा। ठीक है जी, वह क्या होता है जी? वह अनुक्त होता है। और उक्त कर्ता में क्या लगती है? प्रथमा लगती है। यहाँ पे क्या लगती है? उक्त कर्ता किस में होता है? प्रथमा विभक्ति में। अनुक्त किस में होता है? तृतीया विभक्ति में। याद रखना, भी कई बार आएगा। ठीक है, कभी पूछता है कि कर्तृवाच्य का कर्ता किस प्रकार का होता है? उक्त होता है, अनुक्त होता है? तो कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होता है। ठीक है जी, या ऐसा उक्त कर्ता होता है किसका? कर्तृवाच्य का या कर्मवाच्य का? तो कर्तृवाच्य का होता है। या उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। समझे? आगे चलें, आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं बंधु? बस वही, इसमें इतना ही जाना, इस सूत्र में आपको बस इतना जानना है कि जैसे हम सीधे से लिख दें कि भाई उदाहरण देखो, जैसे रामः गच्छति, रामः गृहं गच्छति। अब बताओ यहाँ पे कर्ता उक्त है कि अनुक्त है? चलो लिख के बताओ, टाइप करके बताओ। यहाँ पर आपका ये जो कर्ता है यह उक्त है या फिर अनुक्त है? बताओ। रामः गृहं गच्छति, इस वाक्य में बताओ जो आपका, पहले तो कर्ता कौन है? पहले बोलो कि कर्ता कौन है। सारे बोलेंगे जी कर्ता कौन है। समझे जी? क्या कह रहे हैं जी? उक्त है, उक्त है, उक्त। क्या बढ़िया बताया है, इतना अच्छा समझ लेते हैं वो आप लोग। अरे हमें पता है कि आप सबसे बेहतर हो, और बहुत बढ़िया बताया है कि इसका कर्ता प्रथमा होता है। बहुत बढ़िया जी। ये रामः, रामः रामौ रामः, यहीं पे होता रामेण गृहं गम्यते, रामेण होता रामेण, तब क्या होता? वह अनुक्त होता, क्योंकि तृतीया लगी है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी। क्या लल्लन टाप जवाब दिया है। यहाँ कर्ता कैसा है? उक्त है। क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति में है, और कहा गया है उक्ते कर्तरि प्रथमा। क्या कहा गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जसवंत जी, एकदम लल्लन टाप बताया है। उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्तरि प्रथमा। आगे बढ़ लें। यहां पर आपकी जो प्रथमा विभक्ति होती है वो हो जाती है समाप्त, है ना जी। ये जो कर्ता कारक का प्रथमा विभक्ति हो जाती है समाप्त। अगली चर्चा जो हम लोगों की होने वाली है वो कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति पर।
कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति पर होगी। तो चलें आज और द्वितीय विभक्ति में सूत्रों की थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, ठीक है, सूत्रों की संख्या थोड़ी सी उसमें ज़्यादा है ना जी। तो इसलिए शुरुआत कहो तो कर दें हैं। और हमें लगता था, देखिए मेरा जो मानना है मेरे प्रिय छात्रों, हम जिसमें ज़्यादा सूत्र लाइक आपको जो बड़े लेंदी प्रकरण हैं, जैसे आपका हुआ कारक हो गया, संधि हो गया, संधि तो फिलहाल मैंने समाप्ति कर दी है, कारक बचा है, समास और प्रत्यय, जो थोड़ा सा बड़े बड़े प्रकरण हैं, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी तो बहुत कम समय में आपको सब टीच कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रकरण है थोड़े कुछ दिन तक चलते हैं, थोड़े लंबी, हाँ चाहे तो एक दिन में ही समेट दें, चाहे तो 2 दिन में 4 दिन में, वो हमारे ऊपर होता है, लेकिन नहीं, हम छोटा छोटा पढ़ेंगे, लेकिन एक एक सूत्र या एक एक टॉपिक को हम ऑपरेट करके पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जब तक आपके यहाँ दिमाग में घर ना कर जाए। और मैं बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि जहाँ ना समझ में आए अभी बस इतना ही मत करना। अगर आपने संस्कृत चंद्रा पर विश्वास जताया है तो याद रखना कि अभी तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी एक एक, क्योंकि अभी आपके पास भी अभी कोई वैकेंसी कैसी अभी तुरंत हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर या ऐसा कुछ भी सूचना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि वैकेंसी आती है तो मतलब अगर नोटिफिकेशन भी आता है तो हवा की तरह आता है और कह देता कि 1 महीने के अंदर ही सारा काम करा लेता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना पता है कि इतना मार्जिन लेके चलना है। एक बार जब तक ये सिलेबस पूरा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सिलेबस जब तक पूरा होगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, हम अभी जो पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अच्छे से ऑपरेट करके बढ़िया से पढ़ाएंगे। फिर जिनको जो समझ में नहीं आया रहा होगा अपनी एक कॉपी बनाइए, कॉपी नहीं एक पेज में उसको लिखते चलिएगा, हाँ उसको हाँ पूछते चलिएगा। क्लास में जो हमारी होगी उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताते चलूँगा। अगर इन केस उसमें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि कोर्स को पहले हम सोच रहे हैं उसके परवान तक पहुँचा दें, लास्ट में जितने भी पेड क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एक डाउट क्लास रखा जाएगा। एक दिन पूरा संधि का डाउट क्लास रखा जाएगा, है जैसे होता नहीं, एक दिन संधि डाउट क्लास। अब आप संधि पढ़ के आएंगे कि संधि में कहाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कोर्स पूरा होने के बाद कार्यक्रम करूंगा मैं। फिर एक दिन आप समास पढ़ के आओगे, समास में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, हाँ उसका जो समास में आप सबकी समस्या होगी या आपको आपसे मैं मंगा लूँगा उस पर टेलीग्राम पे या कहीं पर भी कि आपकी क्या क्या समस्या है, सारे छात्र अपना लिख के भेजेंगे, मैं खुद उसका कलेक्शन कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे 2 3 4 जो बड़े बड़े टॉपिक हैं सबका डाउट क्लास में लेकर आऊँगा। उसके लिए आपको एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने बताया शुरू में कि आपने संस्कृत चंद्रा पर विश्वास किया है तो हम तोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है जी। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। हाँ जी, बिहार में आएगी सर, नहीं कहीं भी आए हैं, मैं तो तैयार हूँ। बिहार में हो, MP में हो, हरियाणा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, कहीं का संस्कृत भाषा का है पेपर तो हमसे जुड़िए, हम बिल्कुल उसको बेहतरीन ढंग से कराने का कार्य करेंगे। सर आप कोशिश करिए कि हमें याद हो जाए। प्रिय छात्र, मैं आपसे यही हमेशा हर संभव हमारा प्रयास यही रहता है, मैं आपसे, लेकिन बस आप हम जो मैं कहूँ बस वही इतना करते जाओ, और हमारे छात्र करते भी हैं, इसलिए बड़ी खुशी भी होती है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि बोलो उक्ते कर तरि प्रथमा, तो आंख बंद करके बोला करो उक्ते कर तरि प्रथमा। कारक में सबसे पहले जितना ध्यान से सूत्र पढ़ लोगे, मतलब ध्यान से रटना नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे, उक्ते मतलब उक्त कर्ता, मतलब कर्ता में क्या होती है, प्रथमा होती है सीधा, और उक्त क्या होता है हमने बता दिया, जब कर्ता प्रथमा में हो समझो कर्ता किस प्रकार का है, उक्त है कि अनुक्त है, तो होता है उक्त होता है। ऐसे भी और भी हैं, यही याद हमारा प्रयास ही रही रहता है कि क्लास में याद करवा दें। हमको पता है कि बाद में संस्कृत कितना पढ़ते होगे, है इसीलिए अपना सारा काम हम क्लास में ही करवा लेते हैं, ठीक है। बाकी ये जो लाइव क्लास में ये तो थोड़ा सा मन टूट सा जाता है ना कि आप इतने छात्र एडमिशन लिए हो, इतने ही लोग देख रहे हो, तब फिर थोड़ा सा मन टूटने लगता है कि यही है। अब चलो ठीक है, हम तो नहीं तो मैं तो सोचा था एक बेहतरीन लाइव क्लास आपको प्रैक्टिस सेट की देने की, बाकी इसको हम आपको अच्छे से अपने ढंग से अपने तरीके से इसको हम रिकॉर्ड कर लेते, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको दे देते, है ना जी। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारे छात्रों का मांग था नहीं सर इसको भी लाइव रखिए, तो एक दूसरे के प्रभाव, क्योंकि आपको बताया ना कि स्टूडियो हायर किया जाता है
तो वो व्यस्त रहता है स्टूडियो, ठीक है जी। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब होती है स्टूडियो की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी सहयोग करें और हम भी हमारा पूरा सहयोग आपके साथ ही है ना जी। तो एक क्लास आप लाइव ले सकते हैं, नहीं तो मजबूरन हमको भाई पेड क्लास तो हमको चलानी है, पेड आप जैसे कहोगे, क्योंकि आपने कुछ मुद्रा दी है तो ये आपका हक भी बनता है और ये हमारा भी दायित्व बनता है कि आपके अनुसार मैं कार्य करूं थोड़ा सा, है ना जी। लेकिन अगर प्रैक्टिस भी साथ में लेना है तो कोई एक ही लाइव में कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा इसके लिए बाध्यता है, ठीक है जी। बाकी कोई नहीं, ये बात आपसे करनी थी हमें, है ना जी। जी नमस्कार जी, आशुतोष नारायण जी, मधुबनी बिहार से देर में आए हैं। क्लास यहीं पे एंड करूंगा, यहाँ पर प्रथमा हो गई है। एक एक विभक्ति देखो, हो सकता है द्वितीय विभक्ति में सूत्र थोड़ा सा ज़्यादा है, लेंदी है, ज़्यादा नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आसान आसान से हैं, हम यहीं याद करवाएंगे, यहीं समझा देंगे। तो उसमें दो हो सकता है 2 वीडियो बने, तो अगर आप लोग आदेश करोगे, अगर आप लोग कहोगे तो उसको हम रिकॉर्ड करके दे दें और उसके स्थान पर आपको प्रैक्टिस क्लास हम लाइव दे दें, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका आदेश, जैसा आप कहोगे मेरे प्रिय छात्र, क्योंकि हमारे लिए हमारे छात्र सबसे ऊपर है, ठीक है जी। जैसा हमारे छात्र कहेंगे वैसा ही आपके चंद्रा सर करेंगे, ठीक है जी। तो बाकी बस आज के लिए प्रथमा व्यक्ति रखते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। कल मैंने क्विज कराए थे, उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने पूछा भी था, ठीक है। ऐसे क्विज भी कराता रहूँगा, ठीक है, जब कभी मौका लगेगा। बाकी लेते हैं आपसे विदा, है ना जी। फिर मिलते हैं कल, है ना जी। नमस्कार। शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पूरी हिम्मत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपनी तैयारी करते रहें। यही हमारे इष्ट से और अपने ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है जी। जरूर बताइएगा कि क्लास 2 में से एक लाइव रखनी है प्रैक्टिस वाली या फ्री वाली है, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो की समस्या है। देखो कल भी डिस्टर्ब हुई क्लास, हमारी वजह से नहीं हुई है, हम उपलब्ध थे, थोड़ा स्टूडियो की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। बाकी ये भी समस्या हम बहुत जल्दी ही दूर करेंगे, चिंता मत कीजिए, ये भी समस्या बहुत जल्दी हम दूर करने वाले हैं। लेकिन कुछ दिन तक आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मेरे साथ कीजिए ज़रूर, ठीक है जी। ठीक, नमस्कार जी, धन्यवाद।